हेलो पीपल, व्हाट्स अप। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 3 दिनों में यानी कि 16, 17 और 18 ऑफ जुलाई को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, और हम ये कैसे करने वाले हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे हम सिर्फ उन खबरों को डिस्कस करेंगे, उन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको यही की यही एक और चीज पता लग जाए कि भाई जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज इररेलेवेंट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले स्टार्टिंग विद सुप्रीम कोर्ट ने मनी बिल का इशू उठाया था, और एक काफी सालों से इनफैक्ट ये चीज हो रही है जिसमें फाइनली पिटिशंस बहुत सारी फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके इन पिटिशंस को आंसर करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पे डायरेक्टली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने अग्री किया है कि भाई इन पिटिशंस को फाइनली अब लिस्ट करना चाहिए। क्यों, और ये पिटिशंस किन चीजों के बारे में, ये पिटिशंस चैलेंज कर रही हैं मनी बिल के जरिए के रूट को taken by the center to pass contentious amendments। मनी बिल का जो जरिया है उसको यूज करके सेंटर ने काफी बार, काफी सालों से इनफैक्ट कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स पास करवाए जो शायद अदरवाइज पास नहीं होते। ठीक है, यहां पे उनका ऐसा कहना है कि आई विल लिस्ट when I form constitutional benches। The Chief Justice addressed Senior Advocate Kapil Sibal, who made an oral mentioning on behalf of the petitioner, including Rajya Sabha MP Jairam Ramesh. Money bill question was referred to a 7-judge bench November 2019 में। जो रेफर किसने किया था? 5 जज बेंच ने किया था, जिसको उस टाइम पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस रंजन गोगोई, वो हेड कर रहे थे इन द केस ऑफ रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। ठीक है, द मेन इशू, कार्डिनल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, इज वेदर सच अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसको अमेंडमेंट्स बोलते हैं, कुड बी पास्ड एज अ मनी बिल। नॉर्मल बिल को छोड़कर मनी बिल के तौर पर कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स पास किए गए हैं जो अगर आप मनी बिल की डेफिनेशन पढ़ते हो तो शायद उसके अंडर अलाउड नहीं होने चाहिए। Circumventing the Rajya Sabha in violation of Article 110 of the Constitution। मनी बिल की एक खासियत है और एक छोटा सा पॉइंट है जिसके वजह से मनी बिल बाकी के बिल से डिफरेंट होता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, द बिल इज डीम्ड टू कंटेन ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स। मनी बिल ऐसा बिल होता है जिसमें आर्टिकल 110 के अंदर जितने मैटर्स मेंशन्ड हैं सिर्फ उनके ऊपर अगर कोई बिल लॉ बना रहा है सिर्फ वो मनी बिल कहला सकता है, और उनके अंदर मोस्टली मैटर्स दिए गए हैं। अगर किसी को अप्रोप्रिएशन करना है ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन, सिर्फ इनसे रिलेटेड जो बिल पास हो सकता है उसको मनी बिल कहा जाता है अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो मनी बिल इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर। हर फाइनेंशियल मैटर पर मनी बिल पास नहीं किया जा सकता, सिर्फ कुछ गिने चुने स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स पर मनी बिल पास किया जा सकता है। ठीक है, यहां पे अब जो रेफरेंस किया गया है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स लीगल क्वेश्चंस कंसर्निंग अमेंडमेंट जो 2015 के बाद काफी सारे हो चुके हैं इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर अमेंडमेंट्स किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पावर्स दी गई हैं कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, रेड्स मार सकते हैं, और बहुत सारी इस तरीके की ब्लैंकेट पावर, मतलब एक तरीके की नेवर एंडिंग पावर उनको दे दी गई है थ्रू दीज अमेंडमेंट्स। और इन अमेंडमेंट्स को लाया गया था थ्रू पासिंग अ मनी बिल। सवाल यह उठता है 2015 से ही इनफैक्ट पिटिशंस फाइल होना स्टार्ट हो गई थी कि क्या मनी बिल का जरिया, मनी बिल का तरीका यूज करना सही है टू पास सच अमेंडमेंट्स। और इस चीज पे फाइनली अब जाके पिटिशंस पर सुनवाई होगी, हाजिरी होगी, हियरिंग होगी एंड द डिसीजन वुड बी गिवन। और यहां हमारे चीफ जस्टिस ने बोला है कि मैं लिस्ट करूंगा इस मैटर को वंस आई एम एबल टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म करने के बाद इन पिटिशंस को या इस मैटर को लिस्ट किया जाएगा। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, यहाँ जो आपको छोटी सी इमेज ये दिख रही है, एक छोटी सी न्यूज है इससे रिलेटेड कि भाई आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जगन्नाथ
रथ यात्रा ये कहाँ पर निकलती है? तो ये होती है पूरी उड़ीसा में। बहुत 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 ज्यादा फेमस है, वहां पूरे उड़ीसा के लोग तो जाते ही हैं, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया से श्रद्धालु जो है वो जाते हैं जगन्नाथपुरी में। वहां इस रथ यात्रा में 3 भगवान जो है उनकी मूर्तियां लेकर जाया जाता है। इन 3 भगवानों को बोला गया है कि वो रूप है, मतलब ऐसे माना जाता है कि ये प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओनली ऐसा मंदिर जहां पर तीनों भाई बहनों को साथ में पूजा जाता है, कृष्ण एंड उनके दोनों भाई बहन बलराम या बलदेव जिनको वो बोला करते थे, एंड सुभद्रा, तीनों को साथ में पूजा जाता है। आप अक्सर टेम्पल्स में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो आपको राधा कृष्ण मिलेंगे या कृष्ण जी अकेले उनकी मूर्ति मिलेगी। तीनों भाई बहन को जहां साथ में पूजा जाए, ऐसा इकलौता ये मोस्ट फेमस मंदिर है इन इंडिया। ऐसा भी माना जाता है जगन्नाथ पुरी में कि मंदिर के बेसमेंट में या एक खुफिया जगह पर, अब अगेन दीज आर ऑल रूमर्स, नोबडी नोज इफ दिस इज ट्रू और नॉट, बट ऐसा मान्यता है लोगों की कि वहां पे एक्चुअली लिविंग हार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्ण वहां पर है जो अभी भी धड़कता है। तो बहुत 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 माना हुआ मंदिर है ये। बहुत सारी और साइंटिफिक चीजें भी है, जैसे कि अगर आप जगन्नाथपुरी के अंदर पैर रखते हो, जैसे आप मंदिर में एंटर करते हो, पास में जो समंदर है उसकी जो बहुत तेज आवाज आ रही होती है ना, वो एकदम से गायब हो जाती है। अनदर थिंग विच इज बिलीव्ड इज कभी कोई भी पक्षी या चिड़िया जगन्नाथपुरी के ऊपर, मंदिर के ऊपर से उड़ के नहीं जाता। और ये सारी चीजें इनफैक्ट काफी लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट वेरीफाई भी कर चुके हैं कि हाँ ऐसा होता है। क्यों होता है वो नहीं पता, बट होता है। तो बहुत माना हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, टेम्पल है। और ये रथ यात्रा भी बहुत मानी हुई है। कहां पर होती है ये? जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो कि है पूरी उड़ीसा में। ओके, अच्छा, ये हमने पिछले बार डिस्कस किया था। जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है इस बार और पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, हम सब जानते हैं उनके बारे में। उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। असैसिनेशन अटेम्प्ट में उनके कान के, राइट कान के जस्ट बगल से गोली निकली है, सो ही वाज सेव्ड। अब इनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, कई सारे कंट्रोवर्सीज ये भी कहते हैं, कई सारे लोग, रिपोर्टर्स से लेके पॉलिटिशियंस ये भी कहते हैं कि ये अटैक बहुत ज्यादा लूपहोल्स है इस चीज में। कि सबसे बड़ा लूपहोल तो ये कि एक 20 साल का बच्चा सीढ़ियां लगाकर या जिस भी तरीके से एक छत की रूफ पे चढ़ गया, जिससे क्लियर व्यू था ऑफ द स्टेज, जहां पे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी स्पीच दे रहे, वो भी इलेक्शंस के इतना पास अपनी स्पीच दे रहे, वहां से उसको क्लियर व्यू था टू बी एबल टू शूट। ये सब करते हुए जो इतनी कड़क सिक्योरिटी दी जाती है किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, और इन जनरल भी बहुत ज्यादा कड़क और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है, वो कहां पर थे? वेयर वर दे? उन्होंने पैरामीटर्स का, जब भी पूरा किसी के आने से पहले, इंपॉर्टेंट पर्सन के आने से पहले जो भी पैरामीटर्स की छानबीन होती है ना, उसमें सबसे पहले तो छतों को क्लियर किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि भैया जहां पे पोडियम पे जो भी स्पीच देने के लिए कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनका क्लियर व्यू किस किस जगह, किस किस एंगल्स है, और उन एंगल्स को सुरक्षित किया जाता है। ये बेसिक होता है, हर कंट्री में ये होता है। तो ये क्यों नहीं किया गया? दिस वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर। इन्वेस्टिगेटर्स वर हंटिंग फॉर एनी क्लूज अबाउट व्हाट मे हैव ड्रिवन थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, जो कि द वन हु अटेम्प्टेड दिस असैसिनेशन, द 20-year-old मैन हु ट्राइड टू असैसिनेट फॉर्मर प्रेसिडेंट। इन्वेस्टिगेटर्स, FBI बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि भैया इनके पीछे का मोटिव समझ में आए कि कोई इंसान ऐसा क्यों करने पे उतावला हो गया। क्रुक्स फर्स्ट केम टू लॉ एनफोर्समेंट्स अटेंशन at Saturday's rally when spectators noticed him acting strangely outside the campaign event. पहले ही वो नजरों में आ चुका था क्योंकि कुछ वियर्ड तरीके से एक्ट कर रहा था, और उसके ऊपर लोगों ने नोट भी किया था कि he is acting weird. Tips sparked a frantic search, but officers were unable to find him before he managed to get on a roof where he opened fire. रूफ पे चढ़ के ही ओपन फायर। आई अर्ज एवरीवन, यहाँ पे बाइडेन जो है, जो करंट प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला आई अर्ज एवरीवन एंड एवरीवन प्लीज डोंट मेक अजम्पशंस अबाउट हिज मोटिव्स और हिज एफिलिएशंस। सीधा सीधा इनका ये कहना है, कोई भी कैंडिडेट पे अगर अटैक होता है तो सबसे पहला शक जाता है ऑपोजिट पार्टी पर। तो बाइडेन जो डेमोक्रेट्स से बिलोंग करते हैं, उनका ये कहना है कि प्लीज इस
इंसान के मोटिव के पीछे या इस इंसान के जो भी इनने अटैक किया इसके पीछे का मोटिव जानने का ट्राई मत करो और अज्यूम करने का ट्राई मत करो कि एज इफ यू नो एंड डोंट मेक एफिलिएशंस। एफिलिएशंस क्या, मे बी डेमोक्रेट्स ने भेजा हुआ, ठीक है। तो फिलहाल तो एफबीआई जांच पड़ताल करके पता लगाने की ही कोशिश कर रही है कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इट विल बी मोर क्लियर। अच्छा, एक छोटी सी न्यूज बट काफी बड़ा स्टेप फॉर इंडिया इज इंडिया एंड रशिया हैव डबल्ड देयर पेमेंट इन नेशनल करेंसीज। अपनी खुद की नेशनल करेंसीज में जो पेमेंट्स की जा रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो डबल कर चुके हैं सिंस लास्ट ईयर, डिस्पाइट सैंक्शंस बाय द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं खासतौर पर रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर कि रशिया की करेंसी मार्केट में यूज नहीं होगी। उसके बाद भी पिछले साल से अभी तक में रशिया और इंडियन रुपी में जो भी पेमेंट्स हो रही है वो डबल हो चुकी है। ऐसा बोलना है जो रशिया का स्टेट कंट्रोल्ड एंड लार्जेस्ट बैंक है जिसका नाम है स्बर बैंक। Maybe my pronunciation is wrong, but this is the Central Bank of Russia that handles a majority of payments for Indian exports to Russia. Even as rupees deposits by Indian corporates have increased multifold in 2024. Coming on to the next important news. अच्छा, ये सारी पॉलिटिकल न्यूज है आपके लिए, मे बी इट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन नॉलेज। अगर आप लोकल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या नेशनल पॉलिटिक्स समझना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली ये पढ़नी चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसका क्या ओपिनियन है, किसने किस, मतलब ऑल दीज बेसिकली कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज जिसको हम बोल सकते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत कम रेयर होता है कभी अगर पूछी जाए तो, अक्सर ये बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, काफी टाइम से बनी हुई थी ये न्यूज में, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। केरला में 46 घंटों के बाद एक सैनिटेशन वर्कर जो उतरे थे कैनाल को साफ करने के लिए, हिज बॉडी वेंट मिसिंग बेसिकली। 46 आवर्स के बाद यहां इनकी बॉडी रिकवर की गई है, डाउन स्ट्रीम बहकर वो आगे चली गई थी और लोगों ने आगाह किया, तब जाके हिज बॉडी वॉज रिकवर्ड। फॉर द पास्ट फ्यू डेज 3 workers had been involved in cleanup of a narrow 140 meter long section of a canal. 3 वर्कर्स मिलके एक बहुत ही सकरा 140 मीटर लॉन्ग कैनाल को साफ करने में लगे हुए थे। एज द रेन इंटेंसिफाइड, बारिश जैसे जैसे बढ़ी, अंदर जो कैनाल के फ्लो था वो एकदम से बढ़ गया एंड जॉय जो इनका नाम था वॉज अनेबल टू गेट आउट ऑन टाइम, जिसकी वजह से 46 आवर्स से सर्च चल रही थी, जांच पड़ताल ढूंढाई चल रही थी। फाइनली हिज बॉडी वॉज फाउंड, मतलब ही वॉज फाउंड डेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम। बहकर वो काफी ज्यादा आगे पहुंच चुके थे। अच्छा, रेन की अभी बात की है तो ऑरेंज अलर्ट केरला में भी है। हाल ही में मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब बेसिकली अलग अलग अलर्ट्स होते हैं जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशू करती है, फोरकास्ट करती है, और इसका मतलब होता है रेड अलर्ट मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, घर के अंदर ही रहो। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि सतर्क रहो, यू आर वार्न्ड कि हैवी रेनफॉल्स हो सकती हैं। ओके, अच्छा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट एक ऑल पार्टी मीटिंग होल्ड करने वाली है। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर एम.के. स्टालिन, उन्होंने ऐसा बोला है और काफी ज्यादा निंदा करते हुए, कंडेम करते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट की, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट जो कावेरी नदी का पानी है वो रिलीज नहीं कर रहे हैं जितनी जरूरत है तमिलनाडु को, तो वाटर क्राइसिस हो चुकी है। इसके वजह से तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कर्नाटका गवर्नमेंट की उनको क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है सेक्रेटेरिएट में इन चेन्नई, ऑफ कोर्स जो कैपिटल है उनका, टू डिसाइड ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि वाटर क्राइसिस तो है, लोगों की पानी की कमी जो उनको हो रही है वो पूरी करनी है, तो किस तरीके से करें। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिटन टू कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी अर्जिंग इट टू इंप्लीमेंट द डायरेक्टिव ऑफ द कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमिटी
उनको बोला है, चिट्ठी लिखी है कि भैया ये जो कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी का डायरेक्टिव था, मतलब डिसीजन ऑर्डर दिया गया था, इसको प्लीज इंप्लीमेंट करो। कर्नाटका बात नहीं मान रही है। कर्नाटका को बोलिए कि भैया जितने पानी की जरूरत है उतना पानी कावेरी का रिलीज करें टू तमिलनाडु। हमने पिछले बार पढ़ा था, कर्नाटका का कहना था कि अभी हमारे पास भी पानी की कमी है, जैसे ही अप्रोप्रिएट अमाउंट, अभी हम 8000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, क्यूसेक्स मेजरिंग यूनिट होती है, 8000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर हम रिलीज करेंगे। जैसे ही रेनफॉल अच्छी खासी होती है, पानी रिप्लेनिश होता है, वापस भरता है, हम जितना डायरेक्टिव है उतना पानी इशू कर देंगे या रिलीज कर देंगे। अभी हम नहीं कर सकते, बट पानी की कमी तो अभी हो रही है तमिलनाडु में, तो उनका ये कहना है कि भैया डायरेक्टिव है, उनको प्लीज बोलिए कि जितना पानी ऑर्डर किया गया था उतना रिलीज करें ऑफ कावेरी। ओके, अच्छा, this is important. 2 stealth frigates being built in Russia to be delivered soon. After a series of delays, काफी बार डिले हो चुका है, 2 stealth frigates under construction in Russia for Indian Navy, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं in the image itself. Indian Navy के लिए बिल्ड हो रहा था, रशिया को ऑर्डर दिया गया था, बहुत टाइम से डिले हो रहा था, बट दे आर सेट टू फाइनली बी डिलीवर्ड इन सितंबर। ये ऑर्डर दिया गया था कोविड के भी पहले का, बट बीच में कोविड आ गया तो उसकी वजह से डिले हुआ। फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, वेस्टर्न सैंक्शंस आ गए, बहुत सारे रीजंस के वजह से ये डिले हुआ है। अच्छा, पहली शिप का नाम क्या है? तुशिल इज रेडी फॉर एक्सेप्टेंस बाय द इंडियन नेवी एंड इट्स शेड्यूल्ड टू बी डिलीवर्ड बाय सितंबर। दूसरी शिप का नाम है तमाल। तुशिल एंड तमाल is expected to be delivered by February 2025. ये अग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में 2016 में हुआ था। एक इंटर गवर्नमेंटल, आपस में गवर्नमेंट्स ने मिलकर ये अग्रीमेंट साइन किया था कि 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स, 2 डायरेक्टली इंपोर्ट की जाएंगी और 2 मैन्युफैक्चर की जाएंगी बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये इस तरीके से रशिया बेसिकली 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स इंडिया को देने वाला है। ये $1 बिलियन की डील थी, सब्सिक्वेंटली साइन फॉर 2 फ्रिगेट्स के लिए अंडर डायरेक्ट परचेज, जो डायरेक्ट रशिया बना के इंडिया में भेजने वाला है। ये डायरेक्ट परचेज के लिए $1 बिलियन की थी। इन नवंबर 2018 द GSL साइंड अ $500 मिलियन डील विथ रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, ये इनका नाम है, ऑफ रशिया फॉर मटेरियल डिजाइन एंड स्पेशलिस्ट। जो हम खुद से बनाने वाले उसके लिए मटेरियल डिजाइन स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज ये सब हम रशिया से लेंगे, बनाएंगे खुद। 2 ऐसी हैं जो अभी जो डिलीवर हो रही है, जिनका नाम तुशिल तमाल है, वो रशिया बनाकर हमको भेजने वाली है। ठीक है, डायरेक्ट परचेज या डायरेक्ट इंपोर्ट होने वाला है उनका। अच्छा, नेक्स्ट, विक्रम मिस्री takes oath as India's 35th foreign secretary. Mr. Vikram Misri, 1989 batch officer of Indian Foreign Service, उन्होंने as 35th foreign secretary के तौर पर ओथ ली है। तो यहां पर आपको सिर्फ इनका नाम याद रहना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट इनने रोल भी प्ले किया है। जब ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, बिफोर यहां अपॉइंट होने से पहले वो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं और चाइना में सर्व कर चुके हैं ड्यूरिंग द 2020 गालवान कॉन्फ्लिक्ट एंड इज ऑल्सो नोन टू हैव एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट torn Myanmar, where he served as India's ambassador from 2016 to 2018. Very, very, very well read, well educated, well connected man. Okay, अच्छा, coming on to the next newspaper, यहाँ पे क्या क्या important है? जम्मू कश्मीर में अभी वापस से कुछ टाइम से, कुछ हफ्तों से वापस से देखने को आ रहा है कि बहुत उथल पुथल मच चुकी है। तो यहीं की बात हो रही है। 4 सोल्जर्स, पुलिसमैन किल्ड इन डोडा एनकाउंटर। द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो जम्मू में चल रहा है वॉज कंटिन्यूइंग व्हेन लास्ट रिपोर्ट्स केम इन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने आर्मी चीफ से बात की और 12 से 14 टेररिस्ट आर एस्टिमेटेड टू बी इन द एरिया। Army has been conducting operations with the police to eliminate foreign terrorists who have infiltrated Udhampur, जो कि है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ एंड बादरवा एरियाज में, इन कश्मीर के आसपास के एरियाज। ठीक है, इसमें इस ऑपरेशन के दौरान 4 सोल्जर्स, पुलिसमैन हैव बिन किल्ड ऑलरेडी।
अच्छा, ये छोटे से मैप में दिखाया भी जा रहा है कि यहाँ पर जम्मू में, यहाँ श्रीनगर है और ये डोडा है, बॉर्डर का एरिया है बिल्कुल, इस जगह पे ये डोडा है और जम्मू श्रीनगर से कितना दूर है ये भी मैप में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे काफी टाइम से ऑपरेशन चल रहा है। 12 से 14 टेररिस्ट अज्यूम किए जा रहे हैं कि इस एरिया में है, तो उनको हटाने के लिए, उनको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए दिस ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसके ऊपर काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। कर्नाटका बिल, कर्नाटका में एक बिल पास होने की बात हो रही है विच इज सीकिंग टू क्रिएट 50% कोटा फॉर लोकल रेसिडेंट्स इन मैनेजमेंट पोस्ट प्राइवेट सेक्टर में। इतना ज्यादा बवाल क्यों मच रहा है? क्योंकि ये जो बिल पास हो रहा है दिस इज सीकिंग 50% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। इस बिल का नाम देख लेते हैं सबसे पहले, द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट्स बिल 2024। तो यहां पर द कन्नडिगस, जो वहां के लोग होते हैं, लोकलाइट्स हैं, वो तो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके हिसाब से 50% आप अगर रिजर्व कर रहे हो तो 50% रिजर्वेशन सीट्स में वही लोग ऑब्वियसली जा सकते हैं जिनके लिए रिजर्व्ड है। मतलब आप नोबडी आई थिंक कैन डिसएग्री कि एक पॉइंट पे अगर रिजर्वेशन आने के बाद यू आर इन सम वे और द अदर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द स्किल एंड क्वालिटी जो एक इंसान लेकर आ सकता है। अगर आप सिर्फ मेरिट बेस्ड कहीं पे लेते हो कैंडिडेट्स तो ऑब्वियसली वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा होगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड स्किल्स बेटर होंगी। वहीं आप थोड़ा अगर रिजर्वेशन का एस्पेक्ट ले आते हो तो थोड़ा स्किल्स एंड टैलेंट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर मेरिट बेस्ड नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में 18th को इसके आगे का डिस्कशन हुआ था कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम डिस्कस कर चुके हैं कि 6 किल्ड एज हैवी रेन कंटिन्यूज इन टू लैश केरला। हमने लास्ट टाइम वाले न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि केरला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। मैंने बताया था डिफरेंस क्या होता है येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट में। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही मुंबई में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल्स। Coming on to the next one, यहाँ पे again follow up to the previous news, कावेरी रो parties in Tamil Nadu resolve to take legal steps for share। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली कावेरी जो नदी है उसका पानी कर्नाटका कंट्रोल करती है। यहाँ पे जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ऑर्डर दिया था या डायरेक्ट किया था कर्नाटका गवर्नमेंट को कि भैया कावेरी नदी का पानी आप रिलीज करें, एक पर्टिकुलर क्यूसेक्स ऑफ वाटर उन्होंने बोला था आप रिलीज करें टू तमिलनाडु इन अकॉर्डेंस विद द जो भी कमिटी बैठी थी, जो भी बोर्ड बैठी थी, ट्राइब्यूनल टू बी मोर स्पेसिफिक, उनने डायरेक्शंस जितने आपको दिए। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अभी आपने जितना अप्रोक्सीमेटली 11,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर उनको बोला गया था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बोला है कि 11,000 हम रिलीज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे पास भी नहीं है। राइट नाउ विल ओनली बी एबल टू रिलीज 8,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। जैसे ही रेनफॉल होती है, अगर अच्छी रेनफॉल होती है तो हम बाकी का पानी रिलीज कर देंगे। बट वाटर क्राइसिस तो अभी हो रही है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु बोल रही है कि हम, तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है विच इज सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के 3 तरीके के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शंस मतलब 3 तरीकों के मैटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है या सुन सकता है। पहला होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और तीसरा होता है एडवाइजरी। ठीक है, अच्छा आप ये डिटेल में प्रॉब्ली अपने लीगल के लेक्चर्स में पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, बट अभी सिंस आई एम अ लॉ स्टूडेंट आई कैन नॉट रेजिस्ट, तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जो सबसे पहला ज्यूरिसडिक्शन मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट का, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है ऐसे मैटर या ऐसे डिस्प्यूट, ऐसी लड़ाइयां बेसिकली जो सिर्फ आप लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हो, आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। आप चाहो इन मैटर्स को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं या आप चाहो इन मैटर्स को लेकर आप हाई कोर्ट में चले जाओ, यू कैन नॉट डू दैट। वो लोग आपको भगा देंगे बोल के कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता।
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में यहाँ बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहाँ क्यों तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जब सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ये डिस्प्यूट सीधा उठाकर सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो। वहीं यहां आप किसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है? तमिलनाडु गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट, है ना। कर्नाटका गवर्नमेंट को बोल रहा है पानी रिलीज करने के लिए, नदी आप ऐसे इमेजिन करो बहकर आती है कर्नाटका से होकर तमिलनाडु में, तो कंट्रोल काफी हद तक कर्नाटका करता है क्योंकि डैम्स बना रखे हैं उन नदियों पे, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसको लेकर सीधा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है। सेकंड नंबर पे एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है, मतलब हाई कोर्ट से जो लोअर जुडिशरी होती है वहां से अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है। और तीसरा आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग अंडर आर्टिकल 153, if I'm not wrong, could be 153 or 163, I think it's 153। आर्टिकल 153 के अंडर प्रेसिडेंट को अगर किसी ऐसे मैटर पे जो जिसमें लॉ का क्वेश्चन है, लॉ के ऊपर सवाल है, उनको क्लैरिटी नहीं है और उनको क्लैरिटी चाहिए, तो वो एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। तो ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो मैं आपको ये बता रही थी कि क्यों तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकती है विदाउट गोइंग टू हाई कोर्ट। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने बताया था कि फॉलो अप हम डिस्कस करने वाले हैं, इज दिस वन। ये आपके मेन पेज पर ही आई है कि कर्नाटका होल्ड्स जॉब बिल अमिड इंडस्ट्री अप्रोर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट, इस बिल का नाम है, यहां पे आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024। कर्नाटका गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस बिल को पास करने का। अच्छा, बिल क्या होता है? बिल आप इस तरीके से समझो कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में पार्लियामेंट या चाहे स्टेट लेवल पे हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं। जो हमारे स्टेट वाली जो होती है वो स्टेट के लिए लॉ बनाती है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट जो है, जो दिल्ली में है, वो नेशनल लेवल पे लॉज बनाती है, ठीक है। यहां बात हो रही है कर्नाटका की, तो हम बात करें कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस स्टेट के लिए लॉ बनाती है। बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इमेजिन करो कि ये कागज का टुकड़ा है, इसमें मैंने लिख के रखा है कि ये नया लॉ बनेगा, दिस इज राइट नाउ अ बिल। मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, एक हाउस में। अब जिस हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ है वो पहले मेजॉरिटी वोट्स के साथ उसको पास करेगी। मतलब मेजॉरिटी वोट्स वही, जैसे हम करते हैं ना कि किस किस को साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाने जाना है और किस किस को मान लो इटालियन में जाना है। तो मान लो 20 दोस्त हैं, हमने बोला चलो वोट कर लेते हैं, मेजॉरिटी जिस साइड पे होगा वहीं जाएंगे। इसी तरीके से बिल पास होता है। मेजॉरिटी वोट्स के बाद एक हाउस से बिल पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, वहां भी मेजॉरिटी वोट्स अगर उसको मिलते हैं तो वो पास कहलाता है, एंड देन फाइनली वो लॉ या फिर सही लैंग्वेज में बोले तो एक्ट बनता है, ठीक है। तो यहां पर बिल बोल रहे हैं बार बार, क्यों? क्योंकि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो, अभी एक्ट या लॉ नहीं बना है वो। लेकिन यहां पे इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है? क्योंकि इस बिल के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में मैनेजरियल पोजीशंस पर कर्नाटका गवर्नमेंट 50% रिजर्वेशन ला रही है। किन के लिए रिजर्वेशन? फॉर कन्नडिगस, बेसिकली वहां कर्नाटका के लोकलाइट्स, उनके लिए रिजर्वेशन, मतलब 50% सीटों पर सिर्फ वहां के लोकलाइट्स बैठ सकते हैं इन प्राइवेट सेक्टर। अभी तक रिजर्वेशन की जब हम बात करते थे, इट वाज मोस्टली रिजर्व टू पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स। रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर लाए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा भड़क गए हैं प्राइवेट जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है। यहां पे मैं एक को कोट करना चाहूंगी, उनका ये कहना था, मिस मजूमदार शॉ, किरण मजूमदार शॉ, इनका ये कहना, शी इज एन इंडस्ट्री लीडर, या राइट हियर, एज अ टेक हब वी नीड स्किल्ड टैलेंट एंड वाइल्स्ट द एम इज टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर लोकल्स। वो बोल रही है हम टेक हब हैं, टेक्नोलॉजी वाला काम करते हैं हम, तो
तो मैं मानती हूं कि भैया लोकल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी है। वी मस्ट नॉट अफेक्ट आवर लीडिंग पोजिशन इन टेक्नोलॉजी। कर्नाटका टेक्नोलॉजी में लीडिंग पोजिशन है क्योंकि कर्नाटका में है बैंगलोर को हम बोलते हैं आईटी हब, है ना, जो दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग पोजीशंस पे है। उस स्टेट की पोजीशन आप वीक कर दोगे कैसे? देखो 50% रिजर्वेशन है, तो उन 50% सीटों पर आपने बोल दिया कि भैया इसी कम्युनिटी के लोग या इसी स्टेट के लोग आ सकते हैं। अब वो लोग भले ही कम नंबर लाए, भले ही कम क्वालिफाइड हो, भले ही उतनी अच्छे स्किल्ड ना हो, लेकिन आएंगे तो वही उन सीटों पर। दूसरी किसी स्टेट के लोग हो सकते हैं इनसे ज्यादा स्किल्ड है, उनको ज्यादा अच्छे से आता है, वो ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन उनके लिए नहीं है तो वो उन सीटों पे नहीं आ सकते। तो रिजर्वेशन क्या करता है? मेरिट बेसिस को बाहर निकाल देता है। मेरिट बेसिस मतलब अगर आप उतने डिजर्विंग हो, उतने क्वालिफाइड हो, उतने स्किल्ड हो तो आपको जॉब मिलेगी। रिजर्वेशन लेकर आ जाता है तो क्या होता है, आप हो सकता है थोड़ा कम क्वालिफाइड हो, उतना अच्छा स्किल नहीं हो, लेकिन तब भी वो सीट आपके लिए रिजर्व्ड है, तो आप शायद थोड़ा कम डिजर्विंग होगे, फिर भी आप उस सीट पे बैठ सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज तो होगा, और इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो गए, इंक्लूडिंग नैस्कॉम। उन्होंने बोला है कि ये मूव बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वी कैन नॉट इमेजिन हाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस। और कर्नाटका जो कि इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, आईटी हब कर्नाटका में है, उसको सीधा आप जमीन पे लाके पटक दोगे अगर आप ये बिल पास करते हो तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे जो इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं और सेवरल मिनिस्टर्स, वो काफी डिफेंसिव हो गए थे और उन्होंने बोला कि अभी फिलहाल के लिए हम इस बिल को हॉल्ट पे डालते हैं, रोकते हैं इसका प्रोसीजर, और एक बार बैठ के हम चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, मिस्टर सिद्धारमैया, एंड देन वील फाइनली डिसाइड कि भाई करना क्या है इस बिल के साथ। तो फिलहाल ये बिल हॉल्ट पर डाला गया है, मतलब अभी इसके ऊपर जो प्रोसेस चल रही थी, इट हैज बिन मेड टू स्टॉप फॉर नाउ। ओके, तो भाई लोग ये एक फॉलोअप सेशन था जो मैं चाहती थी आपको पिछले न्यूज़पेपर से आपकी स्टोरी यहां पर कनेक्ट हो जाए। दिस इज ऑल दैट वाज इंपॉर्टेंट इन द लास्ट 3 days ऑफ योर द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, आपके साथ द हिंदू एनालिसिस डिस्कस करने का मेन पॉइंट ये भी है कि काफी सारे बच्चे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या कोई और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। द हिंदू पढ़ने से बच्चे काफी हद तक कतराते हैं क्योंकि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा वोकैबुलरी मुश्किल होती है, लीगल लैंग्वेज काफी ज्यादा यूज होती है। मतलब वेरी ऑब्वियस कि कोई एक 17-18 साल का बच्चा द हिंदू उसको दे दो तो पहली बार में डर जाएगा। तो द एम इज आप घर पे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो पढ़ते रहो। आई एम नॉट सेइंग न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, इट्स अ रियली गुड हैबिट, आपको लाइफ में आगे काम ही आएगी, बट ये आपका प्रोसेस आसान बनाता है कि अगर आप हफ्ते के 2 सेशंस ट्यूसडे और फ्राइडे को देख लेते हो तो द हिंदू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बैठ के 22-23 पेजेस में से रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी मैं छांट के पढ़ाती हूँ आपको। जैसे ये 18 पेजेस का न्यूज़पेपर है, मोस्टली आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट थी मुश्किल से 2 या 3 न्यूज थी, तो हमने वो डिस्कस कर लिया। अच्छा, ये सेशंस रोज क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर मैं ये सेशंस रोज करने लगूं ना तो तुम फिर वापस अटेंड करना छोड़ दोगे। रेगुलर हफ्ते में 2 दिन होना ज्यादा आसान है कंपेयर टू एवरी डे इन द वीक। धीरे धीरे करके हम इन सेशंस को 3 days अ वीक से 6 days अ वीक पर भी लेकर जाएंगे, बट एक बार हैबिट बिल्ड हो जाए, डर खत्म हो जाए न्यूज़पेपर पढ़ने से। ठीक है, तो द एंटायर पॉइंट इज इफ यू वॉच 2 videos पर वीक, बाई वीकली वीडियोस होते हैं, 2 videos per week, यू विल बी वेल कवर्ड विथ एटलीस्ट द हिंदू का न्यूज़पेपर। ठीक है, और मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर को ही जूम करके लेकर आती हूँ, कहीं और नोट्स बना के नहीं लाती, ताकि आपको ये डाउट ना रह जाए कि भाई ये कहाँ से पढ़ा रही है, कहीं और ज्यादा सॉर्टेड है, ये इजी है, पेपर पढ़ने में डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं सीधा आपको यहाँ न्यूज़पेपर की ही कटिंग लेकर आती हूँ, उसी को हम रीड करते हैं। ओके पीपल, चलो, so today was Friday, we are going to meet again on the upcoming Tuesday and then we are going to discuss कि Friday, Saturday, Sunday और Monday को क्या क्या हुआ। Okay, so I'll see you guys again very soon on the upcoming Tuesday. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.